1590 ऑस्कर हैकेट नील मोज नाम का एक 20 साल का लड़का जब अन्य 7 लोगों के साथ डेर्बीशायर केव में घुसा तब वो सभी लोग उस गुफा के नए हिस्सों की खोज करने के इरादे से आगे बढ़ रहे थे, मगर उस खोज का पीछा करते हुए मॉस को ऐसा दर्दनाक अंत देखना पड़ा जिसने आज तक पूरी दुनिया में सनसनी मचा कर रखी। आखिर कौन सी थी वो चीज जिसकी खोज ने नील की जान ले ली और किस तरह इस घटना ने 50 घंटे के अंदर पूरे यूके की नेवी को हिला कर रख दिया। आज के इस वीडियो में हम एडवेंचर स्पोर्ट्स के इतिहास की सबसे जागरूक करने वाली घटना के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। 28 जुलाई 1938 के दिन पैदा होने वाला नील मोज बचपन से ही फिजिकली काफी एक्टिव रहा करता था। कॉटन एग्जीक्यूटिव्स के घर में पैदा होने की वजह से कभी घर में एज सच फाइनेंशियल इश्यूज नहीं रही थी, जिस वजह से बचपन से ही मॉस एजुकेशन से लेकर हर फील्ड तक बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में रहा था। और इसी का रिजल्ट था कि जब उसके अंडर ग्रेजुएशन करने की भी बारी आई देन ही वेंट टू नन अदर देन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अब देखो, बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का एक जो सबसे बड़ा फायदा होता है ना, वो है यहाँ के क्लब्स। यूनिवर्सिटी में हर तरह के इतने क्लब्स होते हैं सो दैट इट अलाउज एवरीवन टू एक्सप्लोर देयर पैशंस। और ऑक्सफोर्ड के बैलियल कॉलेज में पढ़ने वाले नील ने बचपन से ही अपने थ्रिलिंग नेचर के चलते वहाँ के ब्रिटिश स्पेलियोलॉजिकल एसोसिएशन में पार्ट ले लिया। अब जो नहीं जानते मैं बता दूं कि स्पेलियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ केव्स, यानी कि इसके अंदर केव्स के अंदर की पढ़ाई होती है। और इस एसोसिएशन का हिस्सा होने के नाते नील का काम था वेरियस केव्स को एक्सप्लोर करना और कुछ अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स के बारे में और जानना। तो 22 मार्च 1959 के दिन भी मॉस और उसको मिलाकर उसकी 8 लोगों की टीम ऐसे ही एक केव के एक्सप्लोरेशन के लिए जा रही थी। डेर्बीशायर इंग्लैंड में मौजूद पीक केवर्न, जिसके अंदर पूरे ब्रिटेन का सबसे बड़ा केव एंट्रेंस है ना, उस केव सिस्टम के अंदर एक नए चेंबर की खोज हुई थी जिसका नाम था स्टेलाग्माइट चेंबर। और उस दिन वो 8 लोगों का ग्रुप इसी अनएक्सप्लोर्ड स्टेलाग्माइट चेंबर को एक्सप्लोर करने जा रहे थे, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का था। चेंबर के एंट्रेंस में थोड़ा पानी मौजूद था और पूरा चेंबर मडी कंडीशन में था, लेकिन केव्स के लिहाज से ये काफी यूजुअल चीजें थी। अब उस दिन ना वो सारे के सारे लोग सर्वाइव कर जाते और ये एक मेमोरेबल ट्रिप होती अगर उनकी डेयरिंग बेवकूफी में ना बदलती। तो स्टेलाग्माइट चेंबर के ऊपर जाते वक्त उन्होंने जमीन के नीचे एक शाफ्ट देखी। शाफ्ट बोले तो जमीन के नीचे एक पतली सी ओपनिंग, जैसे कि इस इमेज में आपको दिख रही होगी। उन सबको लगा कि शाफ्ट के नीचे कुछ और नए पैसेजेस हो सकते हैं जिसको एक्सप्लोर करने की चाहत तो सब में थी, मगर वो शाफ्ट इतना ज्यादा पतला था ना कि हर कोई उसे एंटर भी नहीं कर सकता था, सिवाय एक ऐसे व्यक्ति के जो काफी पतला हो। और उस ग्रुप में शाफ्ट में एंटर करने लायक फिजिक वाला नील मोज इकलौता बंदा था। वो खुशी-खुशी शाफ्ट में एंटर करने के लिए राजी भी हो गया, बट देन स्टार्टेड द मोस्ट रेवोल्यूशनरी केव इंसिडेंट ऑफ 1950s। उन सब ने अंदाजा लगाया कि उस शाफ्ट की गहराई करीब 40 फीट होगी, मगर फिर भी बैकअप के लिए 75 फीट सीढ़ी अंदर डाल दी गई ताकि इन केस अगर वो शाफ्ट उनके एस्टीमेट से बड़ी भी निकली तो भी मॉस के आने और जाने में कोई भी समस्या ना हो। अब दोपहर के करीब 3:30 बजे मॉस ने नीचे उतरना शुरू किया, जहां करीब 12 फीट तक तो कोई भी दिक्कत नहीं आई, मगर 12 फीट नीचे जाते ही एक हार्ड टर्न आया। एग्जैक्ट वर्टिकल 12 फीट के बाद रास्ता थोड़ा इंक्लाइन हो गया और वो ट्विस्टेड इंक्लिनेशन भी करीब 10 फीट बड़ी थी, जिसके लिए मॉस को अपनी लोअर बॉडी केवल अंदाजे से पूरी तरह बेंड करके नीचे उतरनी थी। और उस 10 फीट की इंक्लिनेशन खत्म होने के बाद वापस से एक 18 फीट लंबी वर्टिकल ड्रॉप थी, जिसके लिए अगेन मॉस को अपने आप को बेंड करना था। अब नीचे उतरते वक्त उसने देखा कि नीचे का रास्ता कुछ पत्थर और बोल्डर्स ने ब्लॉक करके रखा था। इस उम्मीद से कि वो उन बोल्डर्स को हटा देगा, उसने अपनी बॉडी को मूव करना शुरू किया, जिससे थोड़ा बहुत रास्ता क्लियर भी हुआ। मगर इस जद्दोजहद में जो उसके नीचे सीढ़ी बैकअप के रूप में डाली गई थी ना, वो वहीं पर जाम हो गई। एंड दिस इंसिडेंट वाज द रियल ट्रबल हियर। अब कुछ देर तक स्ट्रगल करने के बाद जब उसने फाइनली हार मान ली तब उसने बाहर आना शुरू किया, लेकिन वो उस पतली सी शाफ्ट के बीच में इतनी बुरी तरह से सैंडविच हो चुका था कि उस जगह पर इतनी भी जगह नहीं थी कि वो अपने पैर भी उठा पाए सीढ़ी चढ़ने के लिए। अब जब ये बात उसने ऊपर मौजूद अपने साथियों को बताया तो उन्होंने सीढ़ी ऊपर खींचना शुरू कर दिया और मॉस को कहा कि वो सीढ़ी को टाइटली पकड़े रहे, क्योंकि इस मेथड से जैसे जैसे सीढ़ी ऊपर आती जाती वैसे वैसे उसे पकड़ा हुआ मॉस भी ऊपर आता जाता। और ऐसा हुआ भी। ऐसा करने की वजह से मॉस कुछ फीट तक ऊपर आया भी, मगर तभी सीढ़ी जाम हो गई एंड इवेंचुअली इट बिकेम इम्पॉसिबल कि सीढ़ी को वापस से ऊपर खींचा जाए। अब केविंग में इस तरह की घटनाओं का होना बहुत आम बात होती है और केवर्स को ऐसी सिचुएशन के लिए ट्रेन भी किया जाता है। उसी ट्रेनिंग के चलते ऊपर से टीम ने ढेर सारी रोप्स नीचे फेंकी, मगर उनमें से मैक्सिमम या तो रेस्क्यू अटेम्प्ट्स में टूट गई या अटक गई एंड दैट मेड एवरीवन क्लियर कि सिचुएशन उनकी ट्रेनिंग से कहीं ज्यादा बिगड़ चुकी है। ये रियलाइज करने के बाद उन्होंने अपने सारे सोर्सेस को कांटेक्ट किया और मदद के लिए गुहार लगाई और इस हेल्प कॉल के कुछ ही घंटों के अंदर देखते देखते पूरे इंग्लैंड से हर लेवल के लोग आने लगे। आरएएफ, नेशनल कोल बोर्ड एंड रॉयल नेवी के साथ साथ दर्जनों प्राइवेट केविंग ग्रुप्स इस रेस्क्यू मिशन में जुट गए थे, मेकिंग इट वन ऑफ द बिगेस्ट केव रेस्क्यू मिशन ऑफ दैट डिकेड। अब दोस्तों एक के बाद एक कई सारे रेस्क्यूअर्स एक एक करके उस शाफ्ट में घुसते गए, मगर नील एक ऐसी लोकेशन में फंसा था जहां पर रेस्क्यूअर्स भी नहीं जा सकते थे। अब वहां लाइट और ऑक्सीजन दोनों इतनी कम थी कि 3 रेस्क्यूअर्स तो खुद ही कॉन्शियसनेस खो गए थे, जिसके बाद उन रेस्क्यूअर्स को खुद ही रेस्क्यू करना पड़ा। मगर शाफ्ट में घुसने वाले चौथे रेस्क्यूअर रॉन पीटर्स को हल्की कामयाबी मिली जब वो मोस के चेस्ट के चारों तरफ रोप बांधने में कामयाब रहे। अब मोस जो इस वक्त तक बेहोश हो चुका था, उसे रेस्क्यू करने की कई कोशिशें करी जा रही थी। रात के करीब 12:30 बजे ऑक्सीजन बॉटल्स लाई गई और डॉक्टर्स द्वारा मैनुअली ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज किया गया ताकि मोस को होश आ सके और वो रोप्स के सहारे ऊपर आ पाए, मगर मोस को होश नहीं आया और ये अटेम्प्ट्स भी फेल हो गए। अब दिन भर बचाव के अटेम्प्ट्स करने के बाद ये डिमांड करी गई कि इस रेस्क्यू के लिए एक ज्यादा एक्सपीरियंस और फिजिकली छोटे केवर को लाया जाए ताकि वो शाफ्ट में इजीली घुसकर मोस को निकाल पाए। और इसी रिक्वेस्ट को मानते हुए अगले दिन साइट पर 18 साल की जून बेली पहुंची। अब देखो, उन्होंने तो ये तक सजेस्ट किया कि अगर जरूरत पड़े तो मॉस की कॉलर बोन तोड़ दी जाए ताकि उसे ऊपर उठाया जा सके, क्योंकि कॉलर बोन तोड़ने के बाद उसके शोल्डर्स और बॉडी रिलैक्स हो जाएगी और उसे अपलिफ्ट करना आसान हो जाएगा। मगर कोई मॉस के पास इतना फ्री होकर पहुंच नहीं पाया कि इस टास्क को एग्जीक्यूट किया जा सके। 24 घंटे बीत चुके थे मगर कुछ भी सही नहीं जा रहा था। स्पेशलिस्ट ऑक्सीजन बॉटल्स और इक्विपमेंट्स यूज करते हुए लगातार हवा पंप कर रहे थे ताकि ऑक्सीजन लेवल बैलेंस और मेंटेन रखा जा सके। एक के बाद एक कई रेस्क्यूअर्स अपनी जान को खतरे में डालते हुए नीचे जा रहे थे, मगर कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। अब कुछ समय के बाद बारिश होने लगी तो हालात और बिगड़ गए और मजबूरन सेफ्टी के लिए सबको रेस्क्यू से कुछ समय के लिए विड्रॉ करना पड़ा। अब जब बारिश कम हुई तो आरएएफ के एक डॉक्टर शाफ्ट ओपनिंग से मॉस की ब्रीदिंग सुनने आए, पर इस बार मॉस की सांसें रुक चुकी थी और वो वहीं पर अटके हुए इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेथ तो किसी को नहीं पता, मगर एस्टिमेशन के हिसाब से मॉस की डेथ टाइम 24 मार्च सुबह 3 बजे डिसाइड करी गई और ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड की मेजॉरिटी को कॉज ऑफ डेथ माना गया। रेस्क्यूअर्स मॉस की बॉडी रिट्रीव करने के लिए शाफ्ट में जाने वाले थे, मगर नील के फादर ने कहा कि अब उसकी लाश लाने के लिए कोई भी अपने आप को खतरे में ना डाले, जिस कारण से उसकी बॉडी को वहीं पर छोड़ दिया गया और तब से उस चेंबर को मोस चेंबर के नाम से जाना जाता है। अब इस घटने ने दुनिया भर में और खास करके ब्रिटेन में बहुत बड़े बदलाव लाए। ना सिर्फ इससे लोग इस काम के खतरों के प्रति जागरूक हुए, बल्कि केव रेस्क्यू के कई प्रोसीजर्स में जरूरी बदलाव भी किए गए और सेफ्टी को प्रायोरिटाइज भी किया गया ताकि ऐसी कोई घटना दोबारा न घटे। मोस के बिना सोचे समझे शाफ्ट में घुसने की एक बेवकूफी ने उसकी जान ले ली। मगर आपके हिसाब से इस तरह के खतरनाक एक्सप्लोरेशन को ग्लोरीफाई करना सही है या नहीं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई